हेलो एवरीवन। मैं मंजूषा राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आपका होम साइंस विद मंजूषा राय चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों से प्रसार शिक्षा विधि या एक्सटेंशन टीचिंग टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। पिछले टॉपिक में हमने प्रसार शिक्षा क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इन सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया था। ये सारे टॉपिक ही जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होम साइंस से संबंधित होती हैं, इन सब में छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज प्रसार शिक्षण के बारे में, कि कैसे हम लोगों को शिक्षा देते हैं प्रसार शिक्षा के माध्यम से। उनको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, जिसके माध्यम से हम जो ग्रामीण जनता है, जो डेस्टिनेटेड पीपुल है, उनको कैसे शिक्षा देंगे। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले प्रसार शिक्षण के बारे में हम जान लेते हैं कि शिक्षा प्राप्त करना वास्तव में एक अनुभूत परिस्थिति होती है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती है तथा वांछित परिवर्तनों को लाने में सहायक होती है। मतलब क्या है, जो भी प्रसार शिक्षा है, कह सकते हैं एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। हम जब भी किसी को सिखाते हैं तो इसमें उनके व्यवहार में परिवर्तन के बारे में सिखाते हैं। तो जो ग्रामीण जनता है, वो उस जो भी हमने तकनीक सिखाया, जिस चीज के भी बारे में जानकारी बताया, उस चीज को वो कैसे अपने व्यवहार में आत्मसात करेगी, अपने वांछित परिवर्तनों में कैसे ले आएगी, इसके लिए हमें किन किन प्रयासों को करना होता है, इन चीजों के बारे में कोशिश करनी होती है। क्योंकि सीखने की क्रिया जो होती है, ये एक मनोदशा होती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सारे संवेदी अंगों का एकाग्रता होना परम आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में हम किसी भी लक्ष्य को या किसी भी नई चीज को, जो इनोवेशन होती है या जो तकनीक होती है, उनको हम व्यवहार में परिवर्तन नहीं ले आ सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी नई चीज को सीखने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे संवेदी अंग हैं, आप देखिए, दृष्टि के द्वारा, श्रवण द्वारा, घ्राण द्वारा मतलब सूंघने की क्रिया, स्पर्श के द्वारा और स्वाद के द्वारा, इन सारे ही संवेदी अंगों के माध्यम से हम किसी चीज को, जो भी हम तकनीक सिखा रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी तकनीकों को हम इन सारे संवेदी अंगों के माध्यम से समझ पाते हैं। तो अगर आप देखें इसमें, तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो योगदान है किस संवेदी अंग का है, दृष्टि द्वारा। इसमें आप 83% या 83% आप देखते हैं कि सहभागिता होती है। इसके बाद हम किसके पे जाते हैं, कानों पे जाते हैं। मतलब आप अगर दृष्टि और कान को मिला दें तो इकट्ठे 94% हो जाता है। ऐसे ही अगर हम समस्त अगर हमें सूंघने की भी सुविधा प्राप्त है उस तकनीक के लिए, जैसे हम कोई भी तकनीक हो गई, आप कुकिंग से संबंधित या आप कह लीजिए कोई भी चीज है, जैसे आप खाना बनाने में ही अचार, चटनी, मुरब्बा, आप देख करके उन चीजों को कैसा फील कर रहे हैं, कानों से सुन करके कि वो तकनीक आपके लिए सहज है या नहीं सहज है, इसके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। उसको सूंघने की अगर व्यवस्था है तो उसको सूंघ करके कैसा महसूस हो रहा है, स्पर्श के द्वारा उसका टेक्सचर कैसा है, और उसका लास्टली स्वाद के द्वारा। तो अगर हम इन सब को मिला दें तो ये कितना बन जाता है, 100% बनता है। मतलब अगर हम पांचों संवेदी अंग को मिला दें तो हम देखेंगे कि किसी भी चीज को जो हम सीखना चाहते हैं, उसमें हमें एक्यूरेसी कितनी मिल जाती है, 100%। अब है कि प्रतिधारण क्षमता या एबिलिटी टू रिटेन। प्रतिधारण क्षमता क्या होती है, जो कुछ भी हम देखते हैं या सीखते हैं, वो परमानेंटली हमारे जो मस्तिष्क में परमानेंटली नहीं रहती है। वो कुछ समय के लिए तो पूरा रहती है, इसके बाद धीरे धीरे वो क्या होती है, विस्मृत होने लगती है। तो जो सीखने की क्रिया है, वो जो हम ग्रहण करते हैं, अनुभूतियों को अपने अंतर में धारण करते हैं, लेकिन अगर हम परिमार्जन की बात करें तो मनुष्य कुछ ही समय में उसको पूरा धारण नहीं कर पाता है, वरन क्या होती है, चीजें विस्मृत सी होने लगती हैं।
तो अगर हम किसी भी कार्य को संपादन करते हुए वार्तालाप के द्वारा अगर सीखते हैं, मतलब हम काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं, तो हम कितना परसेंट एक्यूरेसी पाते हैं, हम बाद के लिए उन चीजों को कितना पाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो चीजें जो है 90% तक रहती हैं। इसके बाद क्या है, अगर हम किसी चीज को कार्य तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपस में डिस्कशन करके किसी भी टॉपिक को, मेथड को, सपोज मान लीजिए कि अचार मुरब्बा चटनी बनाने की विधि है, अगर हम उसको सिर्फ वार्तालाप डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अपनी बात शेयर किए, कुछ उनकी बात सुने, तो कितनी देर तक रिटेनिंग पावर रहती है हमें? 70% तक रहती है। मतलब अगर हम कभी किसी समय के इस चीज को, अगर हम उस विधि को अपनाना शुरू करेंगे, तो जो हमने सीखा है उसका 70% वो चीजें हमें रिकॉल रहेंगी। अगर हम सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मतलब कानों का और देखना दो चीजें हो रही हैं, हम उसमें कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे हम टीवी देख रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि चीजें जो है आधा विस्मृत हो जाती हैं और आधा हमारे पास अवशेष रहती हैं। तो जब हम उन चीजों को फॉलो अप करने जाते हैं, तो ये सिर्फ 50% ही हमारे पास या 50% हमारे पास रिटेनिंग पावर के रूप में रहती है। लेकिन अगर हम वही सिर्फ देख रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, केवल देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें देखा इन चीजों को, और फिर बाद में हमने उसको फॉलो अप करने की कोशिश की, तो उसमें कितना परसेंट हमें रिटेनिंग रहती है? सिर्फ 30% रहती है। इसके बाद अगर हम केवल सुन रहे हैं, जैसे रेडियो है, रेडियो के माध्यम से हम सुन रहे हैं किसी तकनीक को बनाने के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो बाद में जब हम उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ वो 20% ही बचती हैं। और केवल अगर हम पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? पढ़ करके हमें सिर्फ जो किताबों से ज्ञान मिलेगा वो 10% ही मिलेगा। तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमें कार्य संपादन करने की जो परिमार्जन शक्ति प्राप्त होती है, अगर हम लर्निंग बाय डूइंग विथ डिस्कशन, हम कार्य करते हुए और उसको डिस्कस करते रहे स्टेप बाय स्टेप, तो उससे क्या होगा, हमें 90% एक्यूरेसी प्राप्त होगी। अब है कि प्रसार शिक्षण पद्धति और अभिप्रेरण। तो प्रसार शिक्षण पद्धति का जो मूल लक्ष्य है, ये एक स्वैच्छिक पद्धति है। ये इसमें हमें जो है स्वयं की सहायता, हम ग्रामीण जनता की स्वयं की सहायता कैसे करेंगे, इसके अभिप्रेरणा द्वारा ही संभव है। क्योंकि हम अगर जब तक उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनके अंदर मोटिव्स नहीं जगेंगे, तब तक वो कोई चीज को नहीं सीखेंगे। तो अभिप्रेरणा जो होती है वो मोटिवेशन ही होता है, जो इंसान को और ज्यादा परिमार्जित बनाने की कोशिश करता है। जब तक मोटिव्स नहीं होते हैं, तब तक हम कोई भी कार्य को नहीं करना चाहते हैं। तो अभिप्रेरणा क्या होते हैं, किन प्रभावित तत्व, कौन कौन से तत्व होते हैं इसमें? सबसे पहले तो आवश्यकता और ड्राइव, अंतर्नाद और प्रोत्साहन। आवश्यकता क्या होती है? जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता समझ में आती है, तब हम उससे संबंधित चीजों को खोजना शुरू करते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, आप देखिए, तो जैसे लोग पहले भी चलते थे, लेकिन लोगों को समझ में आया हमें उड़ना चाहिए, तो लोगों, राइट ब्रदर्स ने क्या किया, उनको आवश्यकता ऐसी लगी, तो उनके क्या हुए, उनकी अंतरात्मा, अंतर्नाद मीन्स होता है जो ड्राइव्स, अंतर आत्मा जो है, उधर से आवाज आने लगी कि नहीं, हमें ये काम करना ही करना है। और जब वो काम शुरू हो जाता है, तो अंदर से क्या मिलने लगते हैं, इंसेंटिव या प्रोत्साहित होने लगते हैं कि किस हद तक हमारा काम जो है वो चल रहा है या वो प्रोग्रेस में है, वो किस तरीके से हो सकता है। तो बिना मोटिवेशन के हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। हम कैसे आज इतना आगे बढ़े हैं, ये भी एक मोटिवेशन प्रोसेस ही है, मोटिवेशनल प्रोसेस ही है। हम नित्य नई चीजों के प्रति आसक्त होते हैं, हमारी लालसा बढ़ती है, और वो लालसा कब आवश्यकता में बदल जाती है, जब वो आवश्यकता में बदल जाती है, तो फिर हम क्या होते हैं, उस चीज को पाने के लिए किसी हद तक जब लालायित होते हैं, ऐसी जब ऐसी स्थिति आती है, तब हम उस कार्य को करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उसके लिए अपने जो इंसेंटिव्स हैं वो प्रोत्साहित होते रहते हैं या फिर हम बढ़ते रहते हैं। तो जो डू नॉट क्विट, तो इसमें से फिर क्या हो जाता है कि डू इट,
मतलब हमको करना ही करना है। तो ये करना ही करना है वाली जो बात आती है, ये किससे आती है? हमारे ड्राइव्स जो कमांड करते हैं कि नहीं अब हमको इसको कंप्लीट करना ही है, और उसके लिए फिर हम अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से हमें इन्हीं जो इनकी नीड है और जो ड्राइव्स और इंसेंटिव है, अंतर्नाद और प्रोत्साहन, इन्हीं को फिर से एक्टिवेट करना होता है। इन्हीं के माध्यम से जो हम आई कैन डू इट, मतलब हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, इसको किसमें बदल देते हैं? आई कैन डू इट, नहीं हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण के मन में ये एक बहुत बड़ा वो रहता है, संकोच रहता है कि नहीं हम तो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, या हमारा बहुत एक्सपोजर नहीं है, तो हम इस चीज को नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उनको उनके अंदर के इंसेंटिव को जगाएं, उनके ड्राइव्स को, उनकी मनोबल को बढ़ाएं, तो फिर वो भी आई कैन डू इट, मतलब वो भी उस कार्य को कर सकते हैं और इफेक्टिवली कर सकते हैं। अब है कि प्रसार शिक्षण के चरण, जो हम लोगों को, जो ग्रामीण जनता है जो प्रसार कार्य करता है, वो किन किन स्टेप्स से गुजरता है, तब जाकर के जो ग्रामीण जनता है उनके अंदर व्यवहार चेंजेस देखने को मिलता है। तो प्रसार शिक्षण जो है टोटली किस उस पे चलता है? ये मोटिवेशनल प्रोसेस पे चलता है। अब प्रेरणा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक हम मोटिव्स नहीं लेंगे या मोटिवेट नहीं होंगे, ग्रामीण जनता मोटिवेट नहीं होगी, तब तक हम कोई तकनीकी जानकारी उनके व्यवहार में नहीं ले आ सकते हैं। तो तकनीकी जानकारियों को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने से पूर्व जो प्रसार कार्यकर्ता को मोटिवेशनल प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें ही हम प्रसार शिक्षण के चरण कहते हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज अचानक से जाके प्रसार कार्यकर्ता जाके कह दे आपको ये तकनीक है और आप इनसे ये लाभ होंगे, इनको अपनाइए, तो जो ग्रामीण जनता है वो तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करती। पहले उनको उनकी आवश्यकता के बारे में जानना होता है, फिर उनके जो ड्राइव्स हैं, जो अंतर उनकी आत्मा उसके लिए गवाही देगी या अलाउ करेगी कि नहीं हमें ये काम करना है, तभी फिर जाकर के वो इंसेंटिव लेते हैं। तो सबसे पहले प्रसार कार्यकर्ता को क्या करना होता है? ध्यान आकर्षण। जो ग्रामीण जनता है उनको अपनी तकनीक के प्रति जो है ध्यान आकर्षण करवाना पड़ता है, आकर्षित करवाना पड़ता है कि नहीं ये चीजें हैं, इनसे ये लाभ है, ताकि लोग जुटे। तो वो ध्यान आकर्षण हम किसके माध्यम से करते हैं? प्रदर्शनी के माध्यम से, मेले के माध्यम से। तो उससे क्या होता है? लोग जुटने की कोशिश करते हैं। तो अब लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है तो लोग सोचते हैं यहाँ पे क्या है। अब जो हमने प्रदर्शनी लगाई है या जो प्रसार कार्यकर्ता ने प्रदर्शनी लगाई है, उसमें जरूरी नहीं है कि सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड ही हों। अगर हम कोई तकनीक बता रहे हैं तो जरूरी नहीं, सपोज हम मान लीजिए जैम जेली चटनी मुरब्बा से संबंधित तकनीक के बारे में या जानकारी दे रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि सारे लोग उसको सुने ही। तो जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो निकल जाएगा। तो अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से सुने, समझने की कोशिश करें, तो अगर हमने अटेंशन में अगर 100 लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया प्रदर्शनी के माध्यम से, तो अब इस 100 लोगों में से क्या होगा? 100 पीपुल में से जिसको इंटरेस्ट होगा वही उसको आगे कंटिन्यू करेगा। तो हम मान के चल रहे हैं सपोज कि 80% लोगों को इंटरेस्ट आया जो हम प्रदर्शनी लगाए हैं या जो प्रसार कार्यकर्ता है वो प्रदर्शनी लगाया है। अब इस 80 लोगों में से भी वही लोग रुकेंगे जिसको उसकी डिजायर होगी, उसको कार्य करने की लालसा होगी। इंटरेस्टेड तो है लेकिन उनको उसको काम करने की लालसा नहीं है। बहुत सारे लोग मान लीजिए हम अचार की विधि बता रहे हैं, उनको लगा हम बाजार से खरीद लेंगे, हम नहीं बनाएंगे, तो उनकी डिजायर ही खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को, कुछ लोगों की डिजायर होगी कि नहीं हम ये काम करेंगे, तो ऐसे लोगों की संख्या इनसे घट जाएगी। मान लीजिए इनकी संख्या 60 हो गई। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब डिजायर तो है लेकिन सबको विश्वास नहीं हो पाता, नई तकनीक पे विश्वास करना काफी कठिन होता है। तो जो हम तकनीक बता रहे हैं उनको ये लग सकता है कि नहीं ये जो बना रहे हैं ये कुछ और डालेंगे, हमें इतना इनसे प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ये तकनीक हमारे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगी, प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो जिनको विश्वास होगा फिर वही उस चीज को सुनने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज बाकी लोग निकल लेंगे। तो मान लीजिए ऐसे लोगों की संख्या, विश्वास करने वालों की संख्या मान लीजिए 50 हो गई। अब क्या है कि अब जिसको विश्वास हुआ वही उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करेगा। अब जब हम नॉलेज जानकारी देना शुरू किए उसके बारे में, तो जरूरी नहीं है कि सबको उसके बारे में, जिसको जानकारी लेना होगा वही रुकेगा, क्योंकि जिसको विश्वास
100% आपकी बातों पे नहीं आया या प्रसार कार्यकर्ता की बातों पे नहीं आया, वो उसमें से निकल लिया, और जिसको उसके आगे बारे में जानना है कि नहीं, हो सकता है ये चीजें हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, तो वो उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों की संख्या मान लीजिए हो गई 40। अब नॉलेज भी है। अब नॉलेज होने के बाद ही ऐसा नहीं है कि घर जाके सारे लोग उस काम को करेंगे ही करेंगे, नहीं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, उनको लगेगा पता नहीं हम करेंगे सही काम होगा या गलत काम होगा, हमारे डर के उनको क्रियान्वित नहीं करेंगे, उनको अंजाम नहीं देंगे। तो उसमें से कुछ ही लोग उसको घर पे जाके ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ऐसे लोगों की संख्या हो गई 30। फिर क्या है कि जो लोगों ने काम किया, इस 30 लोगों ने जो काम किया, जरूरी नहीं है कि इनका जो हमने बताया शुरू में ही, वो उनकी सेटिस्फैक्ट्री लेवल उतना ही हो जितना हमने उनको बताया। क्योंकि जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं जो डिफर कर जाते हैं हमारे बताने में। हम बताए 5 मिनट का ध्यान रखिए, उन्होंने 4 ही मिनट या 6 मिनट, कुछ भी हो सकती है। तो बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, तो जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, हो सकता है जितने 30 पीपुल ने अगर बनाया तो 30 पीपुल की सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं हो सकती। तो हो सकता है ये लोग जो लोग हों, इसमें से 25 लोगों को ही संतुष्टि मिली हो। इसके बाद क्या है कि फिर मूल्यांकन, लास्ट स्टेप क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन में ही जाकर के पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट था, अल्टीमेटली जो प्रसार कार्यकर्ता अपनी बात बता रहा था, वो वैसा ही है कि उससे लो है या उससे एबव है। तब जाकर के फिर तो इनकी संख्या हो जाती है 20। तो अगर हम देखें इसको ग्राफ के माध्यम से, तो अगर हम किसी भी योजना को किसी भी ग्रामीण जनता में फॉलो अप करने की कोशिश करवाते हैं, तो अगर हम 100 की जनसंख्या लेके चल रहे हैं, तो कितने लोगों में फॉलो अप होगी? 20 लोगों में। तो मतलब क्या होता है कि जो ये एक काफी मनोवैज्ञानिक चरण होता है, जिसको हम काफी पॉजिटिवली लेकर के चलते हैं, और उनके अंदर इंसेंटिव भरने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप इस काम को करिए, प्रोत्साहित करते रहते हैं कि उस काम को वो करें। और उसके माध्यम से उनका जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य क्या है कि उनका जो सर्वांगीण विकास है, उस लक्ष्य को वो कैसे प्राप्त करेंगे? तकनीकों के माध्यम से। तो उस लक्ष्य को वो कैसे प्राप्त करेंगे? इसी रेशियो में प्राप्त करेंगे। जो अगर हम 100 को सिखाएंगे तो 20 लोग प्रोग्रेस करेंगे। तो इसी तरीके से ये चीजें होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हम प्रसार शिक्षण के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर के ड्राइव्स को जगाते हैं, और उनके अंदर इंसेंटिव लेने की, जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया होती है, कि नहीं आप में भी वो विल पावर है। द रोड टू सक्सेस हैव नो फिनिशिंग लाइन। ये जो बात कही गई है कि हमें सफलता लेना है, तो इसके लिए कहीं से हमें कोई अचानक से चमत्कार नहीं करना है, हमें उसमें लगे रहना है, सतत प्रयास करना है, ताकि हम उसको आगे करें और अपना सर्वांगीण विकास या ग्रामीण जनता का जो सर्वांगीण विकास कैसे करना है, उनके लिए उनको प्रोत्साहित करें। तब जाकर के वो उस काम को। तो आज का अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो, तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। और अपनी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर मेंशन करिएगा, ताकि हम उसको पूरा कर सकें। थैंक यू।